वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का। तो 5 मिनट में फटाफट चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। और उसके बाद आगे आज हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट बल्क यूनिट वेट, है ना। उसके बाद सैचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, इनका सिग्निफिकेंस और इनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सी स्लाइड ओपन कर लेते हैं और जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें। फर्स्ट चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी हमने। आज लास्ट टाइम इधर तक का रिवीजन करा रहा हूँ, इसके आगे फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पिछली इस क्लास से रिवीजन स्टार्ट होगा। तो आज अभी तक हम क्या कर पढ़ चुके हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। फॉर्मेशन कैसा होता है, क्यों होता है सॉइल का, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज उस पर लगते हैं। कैसे फोर्स हो सकते हैं, फिजिकली वेदर्ड सॉइल हो सकती है या फिर केमिकल वेदर्ड सॉइल हो सकती है। फिजिकली वेदर्ड सॉइल में क्या क्या है हमारे पास, फोर्सेस, रनिंग वाटर है, विंड है, आइस है। और केमिकली वेदर्ड में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। अगली टाइप की सॉइल हमारी कैसी हो सकती है, या तो रेसिडुअल हो सकती है या तो ट्रांसपोर्टेड हो सकती है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अगर सॉइल का फॉर्मेशन एक जगह पे हो रहा है और दूसरी जगह पे जाके सॉइल डिपॉजिट हो रही है तो वो कैसी सॉइल हो गई आपकी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसका एग्जांपल क्या था आपका, एलुवियल सॉइल। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर सॉइल फिजिकली वेदर्ड है तो उसकी जो मिनरल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी टू इट्स पेरेंट रॉक। बट इन केस ऑफ अगर केमिकली वेदर्ड है तो पेरेंट रॉक और जो फॉर्म्स हुई है सॉइल, उन दोनों में डिफरेंस होता है। यहां तक की बात हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, सॉइल इज अ 3 फेज सिस्टम that occupy separate spaces which consists of solids, water and air that occupy, that are mixed with each other and they are not separate, ठीक, that are mixed with each other। इसको हमने किया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या पढ़ा, वो 5 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या चीज़ें करी हमने, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, पहली चीज। सेकंड हमने क्या किया, वॉइड रेशियो पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद हमने पोरोसिटी किया। पोरोसिटी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। फिफ्थ क्या है आपका, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सिक्स क्या है आपका, परसेंटेज एयर कंटेंट। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम। फिर हमने इसके बाद क्या किया, इसके बाद इन दोनों चीज़ों के बीच में, वॉइड रेशो और पोरोसिटी के बीच में एक रिलेशन पड़ा। तो क्या होता है, इक्वल्स टू एन अपॉन 1 - n। और एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन 1 + ई। ठीक है। एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों का एडिशन क्या होता है आपका, 1 होता है। और ईटा ए इज इक्वल्स टू एन ए सी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, ये सब मैंने आपको डिराइव करवाया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको वेट ऑफ सॉलिड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 + वाटर कंटेंट। एक ये पढ़ा हमने। इन सब चीज़ों के में अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, कैसे इसको मैंने डिराइव किया है और किस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 + वॉइड रेशो, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम 1 - पोरोसिटी। दोनों फॉर्म में इसमें निकाल सकते हो आप, या तो आपको ई दिया हो या तो आपको एन दिया हो, और आपको टोटल वॉल्यूम दी हो तो आप क्या निकाल सकते हो, अपना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये तीनों चीज, ये चारों चीजें हमने करी। ये हो गया हमारा यहाँ तक का रिवीजन। इसके बाद हमने, अब हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बल्क यूनिट वेट हो गया, है ना, यूनिट वेट्स पढ़ना है हमें। चलिए तो स्लाइड तक चलते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया एक बार। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आप प्रीवियस क्लासेस से देख सकते हैं। वॉइड रेशो, ये सारी चीज़ें आपको
जब भी ये लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आपको उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉइल के केस में क्या डिफरेंस आएगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। चलिए एक बार रेंज भी बता देता हूँ। अब अगर वाटर कंटेंट की रेंज की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। अगर ई की बात करें तो ई कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0 एंड ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। मैंने बोला था ना, सॉइल के केस में कभी भी ई इक्वल टू 0 नहीं होगा, और किसी मटेरियल के केस में हो भी सकता है। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी बताइए। यहाँ पे 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और एन की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, मैंने क्या कहा था, इसको इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 पुट करके देख लूँ तो ना तो कभी ये 0 होगी और ना तो कभी 1 होगी, 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी एन की वैल्यू। ये रिलेशनशिप है। उसके बाद ई और एन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहा था मैंने, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन इक्वल टू बी 0 और ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू और ग्रेट लेस देन 1। एस कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट एयर कंटेंट भी सेम ही है, एयर कंटेंट भी 0 से और 1 के बीच में वेरी करता है, और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसके बाद अगला रिलेशनशिप एस और एसी के बीच में, ईटा ए के लिए मैंने क्या लिखा था, परसेंटेज एयर कंटेंट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसे वेरी करता है। और लास्ट में रिलेशनशिप ईटा ए इज इक्वल्स टू एन ए सी। ये सारी चीजें आपको एकदम याद हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पिछली बार भी यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है स्लाइड में, कि जैसे आपसे कोई अगर पूछता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपके तुरंत दिमाग में आता है 1/2। ये फॉर्मूले भी धीरे धीरे करके जब क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं आपको हर बार डिराइव नहीं करनी पड़ेंगी, आपको याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चंस में यूज करोगे। तो बार बार यूज करने के बाद ये चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, कहाँ से कहाँ तक वेरी नहीं कर रही है, अगर इसका इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें आपको एकदम याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, आज अब हमें स्टार्ट करना है यूनिट वेट एंड डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। यूनिट वेट एंड डेंसिटी, तो सबसे पहला वेट हमारे लिए कौन सा है, बल्क यूनिट वेट। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और ओवरव्यू लेने के बाद फिर हम इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का क्या है कि सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन में जब हम उसका यूनिट वेट निकालते हैं, एग्जिस्टिंग कंडीशन, जैसी कंडीशन में सॉइल है वैसी सॉइल में इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या है, आपको मैंने बताया था सॉइल 3 फेज सिस्टम है, पर अगर कंप्लीटली ड्राई है तो कैसी हो जाएगी, उसमें सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स बच जाएगा, वेट ऑफ एयर तो 0 है। उस कंडीशन में जब हम सॉइल को निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम यूनिट वेट निकालते हैं उस केस में, तो उसमें क्या बोलते हैं हम उसको, ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी। सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात क्या होगी, अगर सैचुरेटेड यूनिट की वेट की बात कर रहा हूं तो कंप्लीटली जितने भी वॉइड्स हैं वो सब किससे फिल हैं, आपके वाटर से, एयर नहीं है, तो वो वैसी सॉइल कौन सी हो गई, सैचुरेटेड यूनिट वेट। उसमें जब यूनिट वेट निकालेंगे या सैचुरेटेड डेंसिटी या फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट कब है, सबमर्ज, आपने सबमर्ज यूनिट वेट अगर सॉइल बिलो द वाटर टेबल है तो उस केस में क्या हो जाती है सॉइल, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है, इसको अभी आगे समझेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या है, अभी मैंने आपको पहले भी समझा ये चीज कि हम हमेशा किसके टर्म्स में बात करते हैं, वेट ऑफ सॉलिड या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में, वेट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो जो भी चीजें आती हैं वो स्टेबल ज्यादा है, मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दिया था अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे, इन सब में, इन सब में हम टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे। पर इस केस में यूनिट वेट के, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के टर्म्स में हम किसके बाद टर्म्स में बात करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड, वो वॉल्यूम ऑफ, इधर पे हम सब, सॉरी यहाँ पे सब में हम वॉल्यूम के, टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे, और यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म्स में बात करेंगे। और ये बात आपको पता है कि जब भी हम वेट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म्स में बात करते हैं तो वो ज्यादा
स्टेबल होती है। और क्यों होती है इसके पीछे का मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया कि टोटल वॉल्यूम चेंज होता रहता है, टोटल वॉल्यूम चेंज होता रहता है, वैसे ही टोटल वेट भी चेंज होता रहता है। और वेट ऑफ, क्यों टोटल वेट चेंज होता रहेगा? क्योंकि वेट ऑफ वाटर चेंज होता रहेगा। अगर सॉइल मॉइस्ट हो गई तो वेट ऑफ वाटर जीरो, पर वेट ऑफ सॉलिड्स या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी भी चेंज नहीं होते। चलिए, तो अब अगर बल्क यूनिट वेट एक एक करके ले आएंगे, पहले अभी लिख लेते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या होगा? टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख दे रहा हूँ, ये आपको बार बार यूज करना है। बल्क, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा बल्क यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या हो सकती है इसकी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इन सब की यूनिट क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बाकी अब आप चेंजेस इसके हिसाब से करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की। मेन जो यूनिट आपके एग्जाम में दी रहती है वो दी रहती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, ड्राई यूनिट वेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वेट कैसा हो जाएगा आपका? वेट ड्राई ले लेंगे, सिर्फ ड्राई सॉइल कंप्लीटली अवन में हमने उसको ड्राई कर दिया, उसमें वाटर कंटेंट जीरो है, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ड्राई सॉइल। तो इस केस में आपका क्या आ गया? ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट के केस में क्या होगा? अगर हम थ्री फेज डायग्राम बनाए तो सैचुरेटेड यूनिट वेट के केस में क्या होगा? यहाँ पे आपके सॉलिड्स थे, यहाँ पे आपका वाटर था, यहाँ पे आपका वाटर था, और यहाँ पे आपका क्या था? एयर थी। तो अब इसको मैंने पूरे को किससे फिल कर दिया? वाटर से फिल कर दिया। इसके बाद जो इसका टोटल वेट आएगा उसको हम बोलेंगे वेट सैचुरेटेड। तो वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज नोन एज सैचुरेटेड यूनिट वेट। लास्ट केस, सेकंड लास्ट केस सॉरी, आपका क्या है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट में अब क्या होता है? जब कोई भी चीज पानी के अंदर, आपने फोर्स ऑफ बॉयंसी पढ़ा हुआ है, जब पानी के अंदर है तो उसमें एक बॉइंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका वेट क्या होता है? कम हो जाता है। सेम केस आपकी सॉइल के साथ भी होगा। तो इसका डायरेक्ट सबमर्ज यूनिट वेट का आगे पढ़ेंगे हम। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब आखिरी बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अब मैंने आपको कहा, क्या कहा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में हम यूज किसका करेंगे? हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो दोनों चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं, दोनों चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होंगी, सबसे ज्यादा स्टेबल है। वेट भी स्टेबल है सॉलिड्स का और वॉल्यूम भी। तो ऐसे वेट को क्या बोलते हैं हम? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। इसको गामा एस से हम डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? गामा एस से। तो ये पांचों हो गए आपके लिए। क्या क्या है? बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तीनों के, चारों के, पांचों के आपको मैंने फॉर्मूले भी बता दिए। अब हम एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको एक ओवरव्यू मिल गया, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट वेट एंड डेंसिटी में बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट में मैंने आपको अभी क्या बताया, जैसे कि सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो उसका यूनिट वेट है उसको बोलते हैं हम बल्क यूनिट वेट। तो इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम। हम अभी जब इस चैप्टर में धीरे धीरे करके इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बल्क यूनिट वेट निकालते कैसे हैं लैब में वो करेंगे। तो वहां पे भी हम ज्यादातर क्या निकालेंगे? बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट कैसे आता है? आपने मान के चलो ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे आप गए, आपने एक यहाँ पे पिट लिया, ठीक है ना। इस पिट से जितनी भी, सपोज करो W1 वेट की सॉइल आई आपकी, W1 वेट की क्या आई आपकी? सॉइल आई। और किसी तरह आपने इस पिट का वॉल्यूम निकाल लिया, वो कितना आ गया? वॉल्यूम V1। वॉल्यूम कितना आ गया? V1। तो आपका गामा बल्क इस केस में क्या हो जाएगा? W1 डिवाइडेड बाय V1। एग्जिस्टिंग कंडीशन में ना तो आपने उसको ड्राई किया है ना आपने उसको कंप्लीटली सैचुरेटेड किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। द इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग
कंडीशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो बल्क यूनिट वेट क्या है? टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको आप अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर यूनिट वेट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखेंगे, डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे बल्क डेंसिटी, और ये क्या है? बल्क डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस किस का एडिशन है? टोटल वॉल्यूम है ये। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको अगर फर्दर लिखें, यहाँ तक लिख लिया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर गामा बल्क की बात करें तो क्या फॉर्म, क्या चीज़ है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किस किस चीज़ का है? वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये तो जीरो हो गया। तो ये किस चीज का आ गया? वेट, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू गामा बल्क, इज इक्वल्स टू गामा बल्क। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करेंगे हम, ये चारों पांचों को मैंने जैसे आपको समझाया अभी एक स्लाइड में, मैंने इन पांचों को डाल भी दिया है एक साथ, ठीक है ना? बल्क यूनिट वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट, वेट ड्राई अपॉन टोटल वॉल्यूम। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ये फिफ्थ, हम इसको फिफ्थ लेके चल रहे हैं लास्ट, ठीक है ना? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सैचुरेटेड वेट हमारे जो हम जिस ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं वो ये थर्ड है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट आपका फोर्थ है। और फिफ्थ क्या है आपका? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अब ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। अब हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग सॉइल थी उसको कंप्लीटली ड्राई, जब वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी उसका मॉइस्चर कंटेंट हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया, या डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका क्या कर दिया? जीरो कर दिया। उस केस में जो यूनिट वेट निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई यूनिट वेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? गामा डी, गामा डी इक्वल्स टू वेट ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर इससे समझने की कोशिश करें थ्री फेज डायग्राम से, तो यहां पे सॉलिड्स आ गए आपके, ये क्या है आपका? वेट ऑफ सॉलिड्स है। और ये क्या है आपके लिए? टोटल वेट ऑफ एयर है। वेट ऑफ वाटर इसमें क्या है? इस केस में जीरो। और वेट ऑफ एयर भी हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। तो गामा डी फाइनली क्या बन जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस किस चीज का है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और इन दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये तीनों चीजों का वॉल्यूम आ गया। तो ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं इसका? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर। और अगर डेंसिटी के टर्म्स में बात करना चाहते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर गामा डी के टर्म्स में बात करना चाहते हैं, यूनिट वेट के टर्म्स में बात नहीं करना चाहते, तो मास ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। गामा डी इक्वल्स टू मास ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये बात समझ में आई? अभी सॉइल किस कंडीशन में थी? ड्राई। पहले वाली कंडीशन क्या थी? आप जैसी सॉइल को उठा के लाए वैसा आपने वेट किया, और जिस जगह से सॉइल लेके आए उसकी आपने क्या किया? वॉल्यूम को किसी तरह मेजर कर लिया। तो आपने क्या निकाल दिया? वेट, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इज नोन एज बल्क यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट में क्या किया आपने? उस सॉइल सैंपल को ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद जो उसका वेट बचा उसको डिवाइडेड बाय उसकी टोटल वॉल्यूम से किया, तो क्या बन गया? वो ड्राई यूनिट वेट। ऐसे ही अब अगला नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है? गामा सैचुरेटेड। ये क्या आ जाएगा? वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वेट सैचुरेटेड में क्या क्या आ जाएगा? अगर थ्री फेज डायग्राम बनाए, अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड
सॉइल का 3 फेज डायग्राम बनाना है तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स, यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स, और बाकी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किससे फिल है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये क्या हो गया आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉलिड्स, और ये हो गया आपका वेट ऑफ वाटर। तो गामा सैचुरेटेड क्या आ जाएगा आपका, गामा सैचुरेटेड क्या आ जाएगा आपका, वेट सैचुरेटेड में क्या क्या चीजें हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक फॉर्म और क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको इन तीनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। और अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में बात करना है तो गामा, तो ये क्या हो जाएगा, मास सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मास सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां तक कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने लिए कमेंट्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं, गामा सैचुरेटेड इक्वल्स टू वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया आपका। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से नोट पॉइंट है, शायद अगले उसमें लिखा हो, बिल्कुल सही नोट पॉइंट से, अगर कोई सॉइल अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में कंप्लीटली ड्राई सॉइल है तो वो क्या हो जाएगी, गामा बल्क इक्वल्स टू, गामा बल्क इक्वल्स टू गामा ड्राई। और अगर इफ द सॉइल इज सैचुरेटेड इन इट्स बल्क यूनिट वेट तो वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा बल्क इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड। क्या लिखा हुआ है, अगर कोई सॉइल अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में कंप्लीटली ड्राई है तो गामा बल्क और गामा ड्राई दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड है अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में तो गामा बल्क, कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, गामा बल्क इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड। तो नोट पॉइंट क्या है, इफ सॉइल इज ड्राई इट्स बल्क यूनिट वेट इज सेम एंड इट्स ड्राई यूनिट वेट इज मींस is same as its dry unit weight, it means gamma bulk equals to gamma dry। सेकेंड नोट पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। सेकंड नोट पॉइंट क्या लिखा है, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड इट्स बल्क यूनिट वेट इज सेम एज इट्स सैचुरेटेड यूनिट वेट। इफ सॉइल इज सैचुरेटेड, अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो उसका बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या समझना है, ये बात तो टेक्निकल आपने समझ ली। अब ध्यान से सुनना, अगर सॉइल में लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि सॉइल इज सैचुरेटेड इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन, कैसे हम इसका क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि सॉइल इज सैचुरेटेड इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन और उसके बाद आपको वैल्यू दे दी है गामा बल्क की, फॉर एग्जाम्पल 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ऊपर एक लाइन दे दी है क्वेश्चन में कि सॉइल इज सैचुरेटेड इन इस एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो अगर आप कोई फॉर्मूला गामा सैचुरेटेड का यूज करोगे, अभी जैसे हम आगे करेंगे, अगर उसमें आपको लग रहा है कि इस फॉर्मूले में कोई गामा सैचुरेटेड की जगह हमको यूज करना है तो गामा सैचुरेटेड किसके, गामा बल्क किसके बराबर आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड के बराबर आ जाएगा। आज अभी हम आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, और फिर कल उसका डेरिवेशंस करेंगे, मतलब कैसे वो रिलेशनशिप आए हैं उसको डेराइव करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉइल इज ड्राई इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन तो गामा बल्क किसके बराबर हो जाएगा, आप गामा सैचुरेटेड और गामा बल्क को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो। सेम, अब आपको वैल्यू गामा बल्क की अभी भी सेम दी है, पर अगर लिख के दे दिया क्वेश्चन में कि सॉइल इज ड्राई इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन और वैल्यू क्या दे दी, गामा बल्क इक्वल्स टू 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इस केस में क्या हो जाएगा, गामा बल्क इक्वल्स टू गामा ड्राई, और गामा ड्राई की वैल्यू को भी आप क्या ले सकते हो, 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये बात कोई नहीं बताता है इनिशियली, बाद में बच्चे जाके कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपका यहीं पे डाउट क्लियर कर दिया। फिर से सुन लो कि अगर क्वेश्चन में एक लाइन दी है कि सॉइल इज सैचुरेटेड इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में आपको गामा बल्क की वैल्यू दी है,
तो गामा बल्क इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड के। और इसी तरह अगर सॉइल आपको गामा बल्क की वैल्यू दी है और लिख के दे दिया कि सॉइल इज ड्राई इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन, तो गामा डी और गामा बल्क की वैल्यू सेम होगी। ये नोट पॉइंट आपका, ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है कि सॉइल सैचुरेटेड है इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन, पर दिया क्या रहेगा क्वेश्चन में, गामा बल्क इक्वल्स टू। तो आपको लगेगा कि हमें तो गामा सैचुरेटेड की जरूरत थी और इसमें दिया गामा बल्क है, तो आप ई एस और ये सब वैल्यू से उसको चेंज करने की कोशिश करोगे और आंसर आपका उन 4 गलत ऑप्शंस में जो एक ऑप्शन होगा उससे मैच कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग कंडीशन वाली ये स्लाइड हर जगह अप्लाई नहीं होगी, पर अच्छा क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें जरूर अप्लाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट को सिंपली ऐसे समझना है कि मान के चलिए ये ग्राउंड है और यहां पे है आपकी वाटर टेबल, यहां पे है आपकी ग्राउंड वाटर टेबल। तो जो सॉइल इसके नीचे होगी, यहां पे जो सॉइल प्रेजेंट होगी, इसको मैं लिख लेता हूं सॉइल 1 और इसमें जो लिख लेता हूं सॉइल 2। तो जो सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के बिलो ग्राउंड वाटर टेबल होगी वो कैसी कंडीशन में होगी, सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी, उसमें नीचे से एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। पर जो सॉइल इसके ऊपर है, इट मे और इट मे नॉट बी इन सबमर्ज्ड कंडीशन। ये कैसे कंडीशन में होगी, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी ड्यू टू कैपिलरी। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये बात हो सकता है अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको प्रॉब्लम हो समझने में, अभी सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लो। अगर सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल है तो वो कैसी कंडीशन में रहेगी, हमेशा सबमर्ज्ड कंडीशन में। तो आप कौन सा यूनिट वेट यूज करोगे, गामा सबमर्ज्ड। पर अगर ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर सॉइल प्रेजेंट है तो वो कैसी कंडीशन में होगी, ड्राई भी हो सकती है, अगर कैपिलरी है तो सैचुरेटेड भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, बल्क भी हो सकती है। और इतनी चीज आपको ये याद रखनी है। तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हमेशा जब भी होगी तो एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, तो आप क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज्ड। तो लिखो व्हेन सॉइल मास इज सबमर्ज्ड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल इट इज being acted upon by force of buoyancy. It is being acted upon by force of, it is being acted upon by force of buoyancy। इसको हाईलाइट कर देते हैं। It is being acted upon by force of buoyancy, force of buoyancy in a vertical upward direction, in a vertical upward डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। बॉइंट फोर्स क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रिक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रिक है, सपोज करो मेरे पास एक ब्रिक है। बॉइंट फोर्स क्या होता है, ये ब्रिक है, इसका अगर मैंने लिख लिया कि टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इस ब्रिक का टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना, जब हम मैं इसको किसी, मान के चलिए एक बकेट है मेरे पास जो कि क्या है, फुल ऑफ वाटर है, जब ये वाटर के अंदर जाएगा तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर देगा, तो इतना मुझे वेट कम फील होगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 मीटर क्यूब को यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना वेट मुझे क्या होगा, कम फील होगा। तो सेम यहां पे भी हो रहा है सॉइल के साथ भी। जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में तो एक बॉइंट फोर्स लग रहा है, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर एक बॉइंट फोर्स लग रहा है, किस पे, सॉइल पे। तो उसकी वजह से सॉइल का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम बात लिखी हुई है यहाँ पे, बॉइंट फोर्स लग रहा है, तो क्या हो गया आपका, which is equal to the weight of water displaced by the soil, hence its result in reduced mass of the soil। क्या लिखा हुआ है, hence it results in reduced mass of soil। this effective reduced mass of soil divided by the total volume of soil is termed as submerged unit weight, is termed as submerged unit weight। तो गामा सबमर्ज निकालते कैसे हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में,
कैसा आ जाएगा ये वेट? गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू वेट आफ्टर बॉयंसी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वेट आफ्टर, जो बॉयंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जो बॉयंट फोर्स लग रहा है उसके बाद जो वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज नोन एज आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट। और डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट? गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू, एक मिनट पेन ले लेता हूं, गामा सबमर्ज्ड क्या है, एक मिनट रुकिएगा। गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड, अभी आप पीछे निकाल के आ चुके हैं, माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, या फिर इजी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम कितना ले लेते हैं उसको, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना? अब जो अगला पॉइंट मैंने कहा कि अगर सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है तो वह कैसी कंडीशन में है? सबमर्ज्ड कंडीशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है इसके बाद, सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन विल बी इन सैचुरेटेड कंडीशन, बट सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन नीड नॉट टू बी सबमर्ज्ड। अभी ये क्वेश्चंस में आपको आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, जो पहले थोड़ी बहुत सॉइल पढ़ चुके हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या सैचुरेटेड है क्या। अभी हम इतने, ये हम कब जाएंगे? जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब जब हम उन चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सपोज करो ये मेरा ग्राउंड लेवल है और मेरी वाटर टेबल यहाँ पे, मेरी वाटर टेबल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सॉइल 1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉइल 2। तो सॉइल 1 जो है वो आपकी सबमर्ज्ड भी है और सैचुरेटेड भी है, और सॉइल 2 जो है वो आपकी सिर्फ क्या होगी? सबमर्ज्ड बस हो सकती, वो सैचुरेटेड बस हो सकती है। तो सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन, दैट इज सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी सॉइल? S1 condition will be in saturated condition, but soil in saturated condition need not to be submerged. Soil mass below the water table is in submerged as well as saturated condition. Soil 1 क्या है आपकी? submerged भी है plus saturated भी है, submerged as well as in saturated condition, whereas soil mass in capillary zone is in saturated condition only. अभी capillary effect देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो जो soil कैपिलरी जोन में प्रेजेंट है वो सिर्फ क्या होगी? सैचुरेटेड कंडीशन में हो सकती है, पार्शली सैचुरेटेड होगी, फुली सैचुरेटेड, कुछ भी हो सकता है, पर वो सबमर्ज्ड नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2-3 नोट्स में आपको लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्वेश्चंस में इन्हीं से यूज होगा। अगर आप सैचुरेटेड वेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका क्वेश्चन सही, आपको सारी चीजें बन रही होंगी, उसके बाद भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने क्लास 1 में बोला था कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वही सॉइल मैकेनिक्स का बेस है, इसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्मूथली चलेंगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियोस को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो, या फिर आप इंजीनियर साहब में कांटेक्ट करके आप या तो कमेंट्स कर दो, कमेंट में मैं आंसर कर दूंगा, या किसी और तरीके से कांटेक्ट कर लो तो भी मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। नेक्स्ट, यूनिट वेट एंड डेंसिटी, लास्ट वाले में आ गए। अब लास्ट में हम किसकी बात करने वाले हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या फिर यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या है? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अब इसमें तो और कुछ लिख ही नहीं सकते। अगर 3 फेज डायग्राम बनाएंगे तो यही आपका, यहाँ पे सॉलिड्स थे, यही वेट ऑफ सॉलिड है और यही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। इन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इन पांचों के बीच में कंपैरिजन, ये जो 5 यूनिट वेट्स आपने पढ़े इन पांचों के बीच में अगर इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
ये दोनों चीज़ें, इसको अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, ठीक है, अगर गामा, अगर सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हम टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर इसको डेंसिटी के टर्म्स में बात करना हो तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब इन तीनों के बीच, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, इन पांचों के बीच में कंपैरिजन कि कौन सबसे बड़ा है। मैंने आपसे पूछ लिया कि बल्क यूनिट वेट बड़ा होता है या फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट बड़ा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बल्क यूनिट वेट बड़ा होता है या फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट बड़ा होता है या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बड़ा होता है। तो इन पांचों के बीच में हम अब कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गामा बल्क। गामा बल्क का फॉर्मूला क्या था, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। किस किस चीज का वेट, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या था, गामा बल के बाद गामा ड्राई, तो ये क्या था, वेट ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। थर्ड हमने क्या पढ़ा, गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड क्या था, वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वेट सैचुरेटेड में क्या क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। और फिफ्थ हमने क्या किया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब सबसे पहले देखो यहां पे किस किस चीज का, अगर मैं थ्री फेज डायग्राम बना लेते हैं यहां पे एक, तो उससे आपको डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां पे सॉलिड्स हैं, यहां पे क्या है आपका, वाटर है थ्री फेज में, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब फर्स्ट वाला देखो, गामा बल्क। अब मुझे तीनों चारों के बीच में, पांचों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो देखो यहां पे मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, रेशो की बात हो रही है। यहां पे किस चीज की बात हो रही है, किसी रेशो की बात हो रही है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहां पे सिर्फ मैं किसको ले रहा हूं, ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और ये है मेरा वेट ऑफ सॉलिड्स। ये क्या है, मेरा वेट ऑफ सॉलिड्स। सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच का रेशो आ रहा है। तो सबसे पहला आपका नोट पॉइंट ये है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज लार्जर इन कंपैरिजन टू ऑल अदर फोर्स। तो सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। सबसे बड़ा कौन है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गामा सैचुरेटेड। देखो अब ये सबसे सबसे बड़ा कौन सा है आपके लिए, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज्ड। ये क्या होता है, गामा सैचुरेटेड का भी हाफ आता है। अगर गामा सैचुरेटेड आपका 20 दिया है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 होता है, तो गामा सबमर्ज्ड कितना आता है आपका, क्लोज टू 10। तो सबसे छोटा आपके लिए क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड। अब बाकी तीन की बात कर लेते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि गामा बल्क बड़ा होगा, गामा डी या गामा सैचुरेटेड। तो देखो इसमें रेशियो की बात हो रही है, तो यहां पे वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स है, प्लस, एक मिनट रुकिएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय
टोटल वॉल्यूम। तो थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, गामा सैचुरेटेड। उसके बाद अब यहाँ पे अगला क्या है, गामा बल्क। नेक्स्ट आपका क्या है, गामा बल्क। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका गामा ड्राई, और उसके बाद गामा सबमर्ज्ड, और उसके बाद आ जाएगा आपका गामा सबमर्ज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। सबसे लार्जेस्ट क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। गामा सैचुरेटेड सेकंड नंबर, गामा बल्क थर्ड, गामा डी फोर्थ। गामा बल्क और गामा ड्राई में क्या है, गामा बल्क में एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। अब इन आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इन तीनों के बीच में। गामा सैचुरेटेड सबसे बड़ा और सबसे आखिरी छोटा, तो मैंने आपको बता दिया। गामा सैचुरेटेड सेकंड नंबर पे क्यों है, अब आप देखो इस जगह पे जहां पे एयर है वहां पे भी मैंने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया। वहां पे भी मैंने क्या किया, सिर्फ वाटर को फिल कर दिया। तो पूरी की पूरी जगह पे वाटर फिल हो गया, इसलिए गामा सैचुरेटेड उससे सबसे बड़ा हो गया। गामा बल्क के केस में क्या हो रहा है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अब तीन सॉइल बनाते हैं, ये फर्स्ट हो गया केस आपका। सेकेंड केस में मैं सैचुरेटेड सॉइल बनाता हूं। सैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा, एक मिनट, सैचुरेटेड सॉइल के केस में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे सॉलिड्स हैं और बाकी पूरे क्या है आपकी, एयर का स्पेस भी किससे फिल है, एयर का स्पेस भी किससे फिल है, वाटर से फिल है। तो वाटर का वेट एयर से तो ज्यादा ही होगा, तो इसलिए हमारा गामा सैचुरेटेड गामा ड्राई से भी बड़ा है और बल्क से भी बड़ा है। क्यों, क्योंकि इस जगह पे भी मैंने वाटर फिल कर दिया। और तीसरा केस कौन सा है आपका, थर्ड केस है आपका, यहां तक तो आपके वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स थे, इसके ऊपर पूरे में क्या है, एयर है। यहां पे क्या है, आपके पूरे में एयर फिल है। तो देखो आप देख के ही बता सकते हो सबसे हल्का कौन सा है इसमें से, जिसमें कंप्लीटली ड्राई सॉइल है। गामा बल्क इन बिटवीन आएगा। अगर इसकी नंबरिंग करें हम वेट वाइज, अगर हम इन तीनों में से नंबरिंग करें कि वॉल्यूम अगर सेम है सबका, और अगर नंबरिंग करें तो सबसे हैवी कौन सा होगा, सैचुरेटेड सॉइल वाला, बल्क उसके बाद, और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा ड्राई। अब समझ में आया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको बहुत ध्यान से एक बार देखना, वीडियो पॉज करके। अगर मैंने पूरे, अगर वेट ऑफ, क्यों ऐसा है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ एयर, या वेट ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं इसको, वेट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ एयर। इसकी वजह से ये तीनों के कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, अब आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, जो कंपैरिजन मैंने पीछे आपको करके दिखाया वो नेक्स्ट स्लाइड्स में भी है। अगर वो स्लाइड आपकी रब भी हो जाती है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सबसे बड़ा, उसके बाद गामा सैचुरेटेड, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, फिर गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड कैन बी नियरली इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि गामा सबमर्ज्ड आप निकालोगे कैसे, गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू होती है क्लोज टू 20 और इसकी वैल्यू होती है क्लोज टू 10 या 9.81, तो ये कितना आ जाता है, ये क्लोज टू 10 आ जाता है। इसलिए हम इसको किसके बराबर लिख लेते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा सबमर्ज्ड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर कुछ केसेस में इक्वल, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो जाए, यहाँ पे लिखा है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्लोज टू कितनी वैल्यूज रहती है, इस चीज की, वैसे ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर फिर भी अगर आपके दिमाग में एक रफ आइडिया रखना हो, तो अगर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू, ज्यादातर आपको जो सॉइल्स में यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू कितनी दी होगी, क्लोज टू 26 से 29 नहीं आती है, हमारे क्वेश्चंस में 21 से 24 के बीच में दी रहती है, 21 से 24। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू का रेंज सही दिया हुआ है 20 से 21। गामा बल्क भी ठीक दिया है 18 से 20, नहीं ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में 19 दी रहती है। और गामा ड्राई भी ठीक दिया है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में कितना दिया रहता है, 16 से 18 के बीच में वेरी करती है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ज़्यादातर आपको दिया रहता है। और यहाँ गामा सबमर्ज हमेशा 10, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गामा सबमर्ज निकालना है और आपके पास गामा सैचुरेटेड है
तो या तो ऐसे निकाल लो, गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा किसी क्वेश्चन में, इरेज कर देता हूं इसको, एक सब इरेज ऑल। अगर मैंने आपसे किसी क्वेश्चन में कहा कि गामा सैचुरेटेड इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, देन फाइंड गामा सबमर्ज, तो आप कैसे निकाल सकते हो, गामा सबमर्ज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10। या फिर अगर मुझे किसकी वैल्यू दे दी हो, यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू दे दी हो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो गामा सबमर्ज कैसे निकालूंगा मैं, गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो कितना आ जाएगा ये 20 माइनस 9.81, जो भी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 10 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, 10 से थोड़ा 10.91 आ जाएगा, ये 10.19 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये हो सकता है नहीं, और अगर ये वैल्यू नहीं दी, अगर ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में नहीं दी है, तो गामा सैचुरेटेड चाहे ऐसे निकालो, या फिर गामा सबमर्ज चाहे ऐसे निकालो सैचुरेटेड फॉर्म यूज करके, या फिर गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर करो। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। उस केस में आप इस चीज को दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज मोर देन दैट ऑफ गामा बल्क। एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट शायद अगली स्लाइड में होगा, भी नहीं दिया है, चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, यहां तक कि आपको बात समझ में आई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स में यहां पे नहीं है वो लिख देता हूं, कहाँ गया पेन, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ significance of unit weight of solid is more than unit dry unit weight, then dry unit weight of soil, dry unit weight of soil, significance of unit weight of solid is more than गामा डी ऑफ सॉइल, या यूनिट वेट ऑफ वो ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये क्या चीज है आपकी, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके टर्म्स में हम टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में बात करते हैं। किसके टर्म्स में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। आप सबको पता है, बार बार मैं 10 बार ये बात रिपीट कर चुका हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट अब है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। यहां तक कि आपके जो भी डाउट्स हैं, अब जो हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें मैं रिवीजन भी कहाँ से करूँगा स्टार्ट, बल्क यूनिट वेट से। अब हम जो रिवीजन करेंगे, मेरी हमेशा की आदत है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो जब मैं नई क्लास स्टार्ट करता हूँ तो प्रीवियस क्लास का या उससे 1-2 क्लास का जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो अब उसके पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उसका रिवीजन नहीं होगा, वो आपको आप जो भी देखना है आप वापस से अच्छे से आप वीडियोस देखो, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला, यहाँ पे मैं कंप्लीट कवर कर रहा हूँ पूरा का पूरा सिलेबस, और जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी आपको बताते हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्स्ट है ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में हमारे पास क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम क्या लेके चलते हैं, वाटर लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे लिए क्या है, वाटर।
स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है हमारे लिए? वाटर। रेशियो ऑफ सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी के टर्म्स में बात करो तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये चीजें आप जानते हो। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन सब का भी हम यूज करेंगे आगे। यहां पे इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है, दोनों सेम वॉल्यूम के हैं, ठीक है ना। तो जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब अगली चीज आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कोर्स ग्रेन सॉइल की होती है वो ज्यादा होगी व्हेन इट इज कंपेयर टू, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो वॉल्यूम है वॉइड्स की, वो ज्यादा किस में होती है? आपको मैंने आटे का और व्हीट का एग्जांपल दिया था, व्हीट फ्लोर और व्हीट का। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? व्हीट फ्लोर का। और एक तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये मैं बार बार बोल चुका हूं कि सब कुछ फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है एक्सेप्ट परमेबिलिटी। एक लाइन आप अच्छे से याद कर लो, सब कुछ फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है एक्सेप्ट परमेबिलिटी। तो अब जब आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो किसकी ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन सॉइल की, कोर्स ग्रेन सॉइल की? तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधे बोलो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन सॉइल की। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन सॉइल की। नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखा है। फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ये यहाँ पे इनऑर्गेनिक आना चाहिए था, यहाँ पे इनऑर्गेनिक। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, यहाँ पे इनऑर्गेनिक आना चाहिए था। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल जी की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 2.6 टू 2.9। और फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जी की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 1 से लेके 2 तक। ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब क्या होता है? जिसमें वेजिटेटिव मैटर्स क्या हो? प्रेजेंट हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा, हायर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो नोट्स में जो पॉइंट्स लिखे नोट में वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉर फाइन ग्रेन सॉइल वेयर एज लोअर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कैसी है? लो है जी की वैल्यू। और इसके लिए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या है? हाई है। रीजन उसके पीछे क्या है? बिकॉज फाइन ग्रेन सॉइल्स हैव लार्जर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जिसको अब ये लार्जर वॉल्यूम ऑफ वॉइड समझ में नहीं आ रहा है उसको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसकी ज्यादा है? फाइन ग्रेन सॉइल की। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी किसकी ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन सॉइल की। इन कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल विथ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब वेजिटेटिव मैटर जैसे जैसे प्रेजेंट होता रहेगा, जीएस डिक्रीजेस वाइल विथ इंक्रीज इन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेटिव मैटर्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अगर इनऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक मैटर मतलब मिनरल्स बढ़ रहे हैं सॉइल में, तो उसका वेट जब बढ़ता जाएगा। ये बात आप खुद ही समझ सकते हो। अगर मैं एक छोटा सा कंटेनर ले लेता हूं, ठीक है ना, ये एक सॉइल का पार्टिकल मान लेते हैं इस कंटेनर को। अब यहां पे देखो कि अगर मैं इस पे वेजिटेटिव मैटर्स डालूं बहुत सारे, ठीक है ना, तो इसका वेट क्या आएगा? कम आएगा। पर उसी की जगह अगर मैं मिनरल्स करूं, क्यों? क्योंकि मिनरल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मिनरल्स की वजह से इसका वेट क्या आएगा? सेम वॉल्यूम में इसका वेट ज्यादा आएगा। तो वही बात यहां पे इस पॉइंट पे लिखी हुई है कि जी की वैल्यू विथ इंक्रीज इन वेजिटेटिव मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। विथ इंक्रीज इन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट तो क्या होगी? जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, वेजिटेटिव मैटर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर? यहां तक की सारी बातें। नेक्स्ट चलते हैं अब। हाँ, एक हमने पढ़ा ट्रू या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मास। देखो अभी हम क्या कर रहे थे? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में किसके टर्म्स में बात कर रहे थे? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म्स में बात कर रहे थे। वॉल्यूम सेम है। यहां पे हम जब
बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे या जी बल्क लिखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह हम किसका यूज करेंगे, गामा बल्क का। हमारा बल्क यूनिट वेट जो हम सबसे, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, सॉइल का यूनिट वेट इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे लिए जीएम की वैल्यू क्या है, या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, गामा बल्क अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर डेंसिटी के टर्म्स में बात करना है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं, चलिए यहां तक की बात हो गई, आपको मैंने, इट इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे केस में क्या है, वाटर ही है, रेशियो ऑफ सेम वॉल्यूम। तो हमने दो चीजें पढ़ ली। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपके लिए, गामा बल्क डिवाइडेड बाय गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर। और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में से, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो क्या आप इन दोनों में से, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा साइन ग्रेटर कौन सा है इसमें से, यहां पे लिखता हूं मैं गामा बल्क, और यहां पे लिखता हूं मैं यूनिट वेट ऑफ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो कौन सा साइन यूज करूं, ये यूज करूं, ये यूज करूं, या ये यूज करूं। अब 1 मिनट आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और यहाँ से ध्यान से इसको खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है। फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, ये चीज़ सामने लिखी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से फर्स्ट साइन यूज करना है, सेकंड या थर्ड, आप यहां से देख के बता सकते हो। ये दोनों तो सेम है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दोनों में सेम है। गाम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम सिर्फ स्पेसिफिक, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो इसका मतलब यही होता है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। अगर वो उसको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी देना होता है क्वेश्चन में, तो वो स्पेशली बोल के देता है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में सॉइल मैकेनिक्स के, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 2.6, तो आप उसको क्या मान के चलोगे, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर उसको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी देना होगा तो वो स्पेशली मेंशन करेगा कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू 1.8। क्लियर हो गई बात। तो कौन इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर सिंस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट, देयरफॉर गामा बल्क इज लेस देन यूनिट वेट्स ऑफ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू लेस देन ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हो गया क्लियर पहला पॉइंट। तो नोट 1 लिखेंगे हम यहाँ पे। नोट 1 हमारा क्या आ जाएगा, ये आपको समझाने के लिए हो गया। नोट 1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपको समझा दिया मैंने। यूनिट वेट, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन जी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज, एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट, हो क्यों रहा है। तो ये बन गया आपका नोट 1। ये क्या बन गया आपका नोट 1, ये क्या बन गया आपका नोट 1। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एक चीज, अब हमारे पास इंडिया में ज्यादातर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किस टेम्परेचर पे रिप्रेजेंट की जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने क्या कहा, इंडिया में ज्यादातर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किस टेम्परेचर पे रिप्रेजेंट की जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी और टेम्परेचर में दी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि किसी 30 डिग्री सेल्सियस पे दी है, और अगर आपको उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस टेम्परेचर पे रिप्रेजेंट करना है, 27 डिग्री सेल्सियस पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करते हैं, नेक्स्ट हमारा नोट वही बनेगा। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी दूसरे टेम्परेचर पे दी है और आपको उसको किस पे रिप्रेजेंट करना है,
27 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो उसको कैसे करते हैं? तो पहले आप यहाँ पे ये स्लाइड्स में लिखा नहीं है, पहले आप एक पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद हम उसको कैसे करते हैं वो करेंगे। ठीक है ना, लिखो। इन इंडिया, ये पॉइंट आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है स्लाइड में, आपको लिखना है। इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड एट, in India specific gravity is represented at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, and if it is represent, and if it is required to, and if it is required to, and if it is required to be computed at any other temperature, and if it is required to be computed at any other temperature, then corresponding change, then corresponding change in unit weight, then corresponding change in unit weight then corresponding weight, एक मिनट रुकिएगा, and if it is required to be computed at any other temperature, then corresponding change in unit weight of water should also be considered. Corresponding change in unit weight of water, in unit weight of water should also be considered, should also be considered. अब कैसे करेंगे? हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या कहा, अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे दिया है और 27 डिग्रीज पे कन्वर्ट करना है, या 27 डिग्रीज पे दिया है और आपको यूनिट वेट ऑफ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर के साथ यूनिट वेट चेंज होता है, उसको कंसीडर कर लेंगे और उस चेंज को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे ला के रख देंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी चेंज दिख जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट रुकिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखें, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट। यहां नहीं लिखते, ऊपर लिख देता हूं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो होता है आपका, वो कैसा टर्म होता है? कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है ना, तो इसको अगर हम ऊपर लेके चले गए, यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। ये बात मैं आपको पहले भी समझाते हुए आ चुका हूं कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या है? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये कैसी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट हो गया आपका। ठीक है ना, तो यूनिट वेट ऑफ कांस्टेंट भी क्या है आपका? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड भी क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट है। ये बात सबको समझ में आई? जब वेट ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहे, तो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स भी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अब इसको क्या करते हैं? एट 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल्स टू इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी। तो अब यहां से अगर आपको जी एट 27 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो आप कैसे करोगे? जी एट 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू यूनिट वेट, जी एट टी डिग्री सेल्सियस पे आपको दिया हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जी एट 27 डिग्री सेल्सियस निकालना है और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, तो आप किस चीज का चेंज यूज कर लोगे? आप
कि वाटर की यूनिट वेट में क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात? इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके लिए क्या बन गया, नोट 2, स्पेसिफिक ग्रेविटी का नोट 2। नोट 1 क्या बन चुका है, नोट 1 हमारा क्या था, यहां पे लिख देता हूं। नोट 1 हमारा क्या था, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन, बल्कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर होगी बात? चलिए, अब आज के लेक्चर्स में आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं, और सारे फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट सोल है, ये अगर आपसे बनेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी पूरी सॉइल मैकेनिक्स में। एक एक करके मैं लाइन से लिख रहा हूं इन चीज़ों को। कुछ टीचर्स आपको जब पढ़ाएंगे तो ये भी बोलेंगे कि इनको याद नहीं, या फिर आप सॉइल वाटर रिलेशन से कर सकते हो, या फिर थ्री फेज डायग्राम का यूज़ करके कर सकते हो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो मेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और मेंस में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? जो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना ही करना, और प्रैक्टिस के बाद वो अपने आप बन जाएंगे, प्रैक्टिस के बाद वो अपने आप बन जाएंगे। और उसके बाद हम ये जो आज हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें की बात करी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर ली, वॉइड रेशो, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बल्क यूनिट वेट्स की बात कर ली, यूनिट वेट की डिफरेंट डिफरेंट बात कर ली। ठीक है ना? अब इन सब चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है हमें, कि इन सबके एक दूसरे के बीच में रिलेशन क्या है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको आपको याद करना है, और कल हम इन सबको डेराइव भी करेंगे। तो पहला क्या है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। ठीक है ना? तो पहला एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। अब आपको सारे टर्म्स पता है, जी एस नहीं लिख रहा हूं, जी बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ये क्या है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट। ई क्या है आपका, वॉइड रेशियो। एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट गामा बल्क कैसे निकालना है, गामा बल्क इक्वल्स टू जी, जी प्लस एस ई। एक मिनट, जी अच्छे से लिख देता हूं, जी प्लस एस ई, गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। थर्ड आपके लिए गामा बल्क लिखा है, अगर इसी की जगह गामा सैचुरेटेड लिखना हो तो, गामा सैचुरेटेड के केस में क्या होता है, एस की वैल्यू को हम क्या का पुट कर देंगे, एस इक्वल्स टू 1। गामा सैचुरेटेड कब निकालते हैं हम, जब सॉइल के एयर की जगह पे भी क्या आ जाए, वाटर फिल हो जाए, या एयर भी कंप्लीटली एलिमिनेट होकर उसकी जगह क्या आ जाए, वाटर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एस को वैल्यू को, वो क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन उस केस में क्या होगी, 1। तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। फोर्थ, अगर गामा ड्राई निकालना है आपको, गामा ड्राई निकालना है अगर, तो एस की वैल्यू गामा ड्राई के केस में क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 0। ड्राई के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला पता है तो ये दोनों आपके अपने आप आ जाएंगे, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, इसको बोलते हैं सेवाक फॉर्मूला। एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, सेवाक के नाम से याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज गामा बल्क, गामा सैचुरेटेड और गामा ड्राई के लिए आपने एस की वैल्यू को क्या किया, 0। यहाँ पे एस की वैल्यू को पीछे वाले केस में 1 पुट कर दिया था, और यहाँ पे एस की वैल्यू को क्या पुट कर दिया मैंने, 0। अब गामा डी निकालने के लिए, गामा ड्राई को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, गामा ड्राई इक्वल्स टू गामा बल्क, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये हो गया आपका फिफ्थ। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका गामा ड्राई इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस जी डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू है ये वाटर कंटेंट, डब्ल्यू क्या है आपका, वाटर कंटेंट। सेवेंथ, इसके बाद गामा सबमर्ज का मैं फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं। सेवेंथ इज गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज कैसे निकालते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसके बाद एट
ये रिलेशनशिप हम पहले ही कर चुके हैं, इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन, n इक्वल्स टू e अपॉन 1 प्लस ई। 10th आपका, अगर आपको वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो ये भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। 11th है हमारा वॉल्यूम ऑफ, अगर सॉलिड्स निकालना है तो V टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ये एक फॉर्मूला हो गया। और 12th, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो V टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। ये याद नहीं भी होगा तो चलेगा, इन दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। ये ऐसे फॉर्मूले हैं, अगर ये आपसे, इसमें 2-3 फॉर्मूले का और एडिशन करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर आगे, बस इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको 3 फेज सिस्टम से कुछ क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। थोड़े बहुत सब्जेक्टिव में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको, जब आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट, अगर मान के चलो आपसे सब्जेक्टिव पेपर में फॉर एग्जांपल आपसे कहा है कि गामा बल्क निकालना है और कुछ कुछ वैल्यूज़ दी हैं, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे अगर 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, पर ऑब्जेक्टिव के लिए इतना बहुत है। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ हम सेशन को ऐड करते हैं। कल के सेशन में पहले हम आज का सेशन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें टफ हुई हैं पर अभी बहुत टफ नहीं है। और यहाँ इसके बाद ये जो रिलेशनशिप्स आए हैं ये कैसे आए हैं इनको हम डिराइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अभी तक की ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। थैंक यू। कल फिर से आपके लिए मैं आगे का लेक्चर लेके आऊँगा। थैंक यू। इसके साथ सेशन एंड करते हैं।